दिल्ली से सहारनपुर जाते हुए रोड की हालत कभी खस्ता हुआ करती थी। अब आप बहुत शानदार रोड से होकर सहारनपुर जाते हैं और यहाँ पर एक टोल रोड बनाई गई है जिसका निर्माण अभी 2 साल पहले ही पूरा हुआ है। इस रोड को आप क्रॉस करने के बाद ये टोल आप जब यहाँ से निकल जाते हैं तो इसके बाद आप देहरादून तक नॉन स्टॉप यहाँ से जा सकते हैं। नमस्कार, आज हम सहारनपुर के दौरे पर हैं और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का वो ज़िला है। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो उसके बाद उत्तर प्रदेश जितना शेष बचता है तो इस शुरुआत में सबसे पहला ज़िला सहारनपुर ही आता है। और अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों की बात करें तो उनका जो क्रमांक है 1, 2, 3 वो भी सहारनपुर से ही स्टार्ट होता है। तो हम भी अपने इस सफ़र को यहीं से शुरू कर रहे हैं। और सहारनपुर की वैसे तो बहुत बड़ी पहचान है, पॉलिटिकली पहचान उसकी सबसे बड़ी ये है कि कभी मायावती, काशीराम जैसे बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। ये अलग बात है कि 1998 में जब काशीराम यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो वो चुनाव हार गए थे, बीजेपी के नकली सिंह ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन फिर भी ये इलाका बसपा का गढ़ माना जाता रहा है। और अभी भी वर्तमान में अगर बात करूं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान सांसद बने थे। और ये उन गिनी चुनी सीटों में से है जो बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था और उसे हासिल हुई थी। अलबत्ता यहाँ का जो विधानसभा सीटों का एक सिनेरियो है वो सबसे अलग नज़र आता है। विधानसभा सीटों के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। बेहट, सहारनपुर सिटी, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर मनिहारन जो कि एक रिजर्व सीट है और नकुड़। इन सीटों पर अगर एक सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये है कि यहाँ पर 2 विधायक कांग्रेस के हैं। और जबकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन इसके बावजूद भी 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस 2 विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही थी। बेहट से नरेश सैनी और सहारनपुर से मसूद अख्तर, ये 2 विधायक बने थे कांग्रेस के। इसके अलावा सहारनपुर सिटी की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग ने जीती थी। और देवबंद जहां अब हम जा रहे हैं वहां पर देवबंद से ब्रजेश बीजेपी के विधायक बने थे। और रामपुर मनिहारन सीट जो है वो बीजेपी ने जीती थी, देवेंद्र कुमार वहां से विधायक बने थे। और नकुड़ से धर्म सिंह सैनी बीजेपी के विधायक हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, 1 समाजवादी पार्टी के खाते में है और 2 सीटें हैं यहाँ पर कांग्रेस के खाते में। चलिए चलते हैं देवबंद की ओर। देवबंद की मुख्य पहचान यहाँ के विश्व प्रसिद्ध दारुल उलूम से है जहाँ पर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा जाना माना महाभारत कालीन माँ त्रिपुर बालाजी सुंदरी का मंदिर भी यहाँ की आस्था का प्रतीक है। और हर साल यहाँ पर हजारों लाखों लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। आइए अपने सफ़र की शुरुआत हम इसी मंदिर से करते हैं। महाभारत कालीन इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि इसमें कुछ ऐसी लिपियों में लिखे हुए नोट दीवारों पर नजर आते हैं जिनकी भाषा को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक भी समझने में विफल रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस समय हम हैं देवबंद के बाला सुंदरी के फेमस मंदिर पर और यहाँ के जो मुख्य पुरोहित परिवार से हैं लोकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। लोकेश जी, पहले तो इस मंदिर के बारे में बताइए हमें। ये मंदिर महाभारत काल से भी प्राचीन है। यहाँ पर माँ बाला सुंदरी पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ पर शक्ति साधना की अर्जुन ने अज्ञातवास के समय। चैत की 14 को मैया का मेला लगता है और हजारों की संख्या में यात्रीगण आते हैं, मैया से मन्नतें मांगते हैं। लोकेश जी, देवबंद की 2 ही पहचान मैंने इससे पहले सुनी थी। एक तो दारुल उलूम फेमस है वर्ल्ड वाइड, इस्लामिक स्कॉलर्स जहाँ पे आते हैं, और ये बालाजी सुंदरी मंदिर। इन दिनों देवबंद अब एक तीसरी चीज़ के लिए खबरों में आया है कि यहाँ पे ATS का एक सेंटर बनाया जा रहा है। क्या इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या जानकारी है आपको इस बारे में? ATS का सेंटर बनाया जा रहा है, ये आजकल न्यूज़ में आ रहा है और ये एक अच्छा कदम है। यहाँ पर
नहीं, इस अच्छा कदम तो है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? आपको कुछ लगता है कि इसकी ज़रूरत यहाँ है या नहीं? हाँ, ये मेरे को तो लगता है यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व पकड़े गए हैं, पहले भी खबरों में सुनते रहे हैं हम भी, आपने भी सुना होगा। उसके वजह से यहाँ पे एटीएस आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे यहाँ पर जो एक कहते हैं कि कुछ लोगों की, जो खासतौर से दिल्ली में जो बैठा हुआ मीडिया है, उसके मन में यहाँ की धारणा यही बनी रहती है कि ये एक बड़ा एक सांप्रदायिक नगरी है। लेकिन मैं जब भी यहाँ आया हूँ, आपसे भी मैं एक बार पहले मिला हूँ, और जब भी मैं आया हूँ मुझे तो यहाँ कोई ऐसी कम्युनल हार्मनी खराब लोगों के बीच में दिखती नहीं। मुझे तो लगता है कि सब यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग बढ़िया तरीके से रहते हैं। आप इस बारे में कैसे, यहाँ का जो सिटी है, आसपास की आबादी है, उसके बारे में माहौल यहाँ आप कैसा समझते हैं? देखिए, सुनने में क्या आता है ये तो पता नहीं, हम यहाँ रहते आ रहे हैं, यहाँ पर इस तरह का कोई समस्या नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे की तरह रह रहे हैं, एक दूसरे से प्यार की भावनाएं हैं। वो जो सुना है वो गलत सुना है। तो ये थे लोकेश जी, जिन्होंने इस बारे में बताया। बालाजी सुंदरी के मंदिर में हमने ये देखा कि यहाँ का जो माहौल तथा कथित लोग कहते हैं कि बड़ा ख़राब है, और दिल्ली में बैठे हुए जो मीडिया के लोग हैं, स्टूडियो से बाहर कभी जाते नहीं हैं, बस वो देवबंद को सुनते ही ये कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम हार्मनी यहाँ पर कुछ नहीं होगी, यहाँ पर तनाव रहता होगा, यहाँ पर विदेशी ताकतें सक्रिय रहती होंगी। लेकिन मुझे ऐसा कभी यहाँ नज़र नहीं आया। अलबत्ता यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बड़ा विचित्र है, और यहाँ पर सभी राजनीतिक दल समान रूप से सक्रिय हैं। देखिए, यहाँ कांग्रेस के भी विधायक हैं, यहाँ बसपा के भी सांसद हैं, यहाँ पे बीजेपी के भी विधायक हैं इस ज़िले में, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देवबंद एक तंग गलियों वाला छोटा सा कस्बा है। मुस्लिम आबादी 70% से अधिक है। नगर पालिका का चेयरमैन हमेशा मुस्लिम बनता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द ठीक ठाक है। कभी कोई सांप्रदायिक तनाव की खबर नहीं आती। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐलान किया है कि देवबंद में एंटी टेररिज्म स्क्वाड की एक ब्रांच खोली जाएगी। उसके लिए जगह भी फाइनल कर दी गई है। हमारा अगले लक्ष्य यही था कि उस जगह को देखेंगे जहां पर एटीएस का ये ब्रांच खोला जाएगा, और इसके लिए हमें इन गलियों से होकर गुजरना पड़ा और लोगों से बहुत पूछताछ करनी पड़ी, तब जाकर हम अपने गंतव्य पर पहुंचे। यही वो जगह है जहां पर एटीएस का सेंटर देवबंद में बनाया जाना प्रस्तावित है। अभी फिलहाल यहाँ पर उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश का राजकीय पायलट वर्कशॉप है, और ये रेलवे रोड है। रेलवे रोड पर ये प्रॉपर्टी है, और यहीं पर ये बनाया जाना प्रस्तावित है। और आप देवबंद आएँ, और देवबंद में आप यहाँ के इस्लामिक विश्वविद्यालय दारुल उलूम को न देखें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसकी स्थापना 30 मई 1866 में लगभग 155 साल पहले मोहम्मद कासिम नानोतवी ने की थी, और इसके कुलाधिपति मजलिस शुरा होते हैं, और जो इसके इस समय वीसी हैं वो मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी है। मेरा लक्ष्य था कि उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, लेकिन नोमानी साहब उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में वहाँ के हेड मुहर्रिर साहब ने हमको सब जगह घुमवाया, और इसके बारे में हमें तमाम वो जानकारियाँ दी जो हम जानना चाहते थे। ये भव्य इमारत और इस जैसी इमारतों का एक बहुत बड़ा समूह यहाँ पर नज़र आता है। जिस तरफ भी जाइए एक से एक शानदार इमारत बनी हुई हैं, और साफ़ सफाई का बेहद ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। इस समय हम देवबंद के वर्ल्ड फेम दारुल उलूम में हैं, और हमारे साथ हैं मेरा नाम तमीज़ुर रहमान है। आप यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ मैं दफ्तर में काम करता हूँ। कितने साल से आप यहाँ काम करते हैं? मैं 6 साल से। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स आते हैं? यहाँ पर तकरीबन 5000 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, और क्या यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पर इंडियंस को प्रायोरिटी मिलती है या कहीं के भी आ सकते सिर्फ हैं? इंडियंस को। बाहर के विदेश के स्टूडेंट हैं? विदेश के हुकूमत जो है वो नहीं देते, वीज़ा नहीं देते हैं, तालीमी वीज़ा नहीं देते हैं, इसीलिए आ नहीं पाते। अच्छा, ये पहले से ही है या अभी हाल फिलहाल हुआ है? फ़िलहाल हो गया। कब से, कितने साल से हुआ है? ये मेरे ख्याल में तकरीबन 10-12 साल से। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों बाहर के ये समझ में नहीं आया, हमें पता है।
ये तो सही बात नहीं है। अगर कोई मतलब इल्म की वो लेना चाहता है एजुकेशन, तो उसे हर एक उसको राइट है, और वर्ल्ड फेम है ये तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल मानी हुई है। तो किन किन कंट्रीज़ से पहले लोग आते थे यहाँ पर? मेरा ख्याल में हमारे से पहले हम तो यहीं 15-16 साल से हैं, यहीं तालीम हासिल की हमने। फिर उसके बाद यहाँ पर काम करने लगा। अब पहले मलेशिया वगैरह से भी आते थे, इंडोनेशिया से भी आते थे जी, बाकी और मुल्कों से भी आते थे, जैसे अमेरिका से भी आते थे, कनाडा। देवबंद आया हूँ बहुत अक्सर मिलने के लिए यहाँ लोगों से, मेरे दोस्त भी हैं यहाँ, फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, और बचपन से जो भी चीज़ें यहाँ के बारे में मैंने जानी है, यहाँ पर दो ही चीज़ें फेमस देवबंद में हैं, या तो बालाजी मंदिर है जी, और या फिर दारुल उलूम। और अभी आजकल जो है खबरों में जो है अखबारों में ये छप रहा है कि यहाँ ATS का सेंटर बनाया जा रहा है, अब उसकी वजह से ये सुर्खियों में हो गया। ये ऐसी क्या इसमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि यहाँ ATS का सेंटर बनाया जाए? ऐसी क्या है? पता नहीं है, हुकूमत को पता होगा। नहीं तो आप लोगों को कोई ऐसी यहाँ पे ऐसे कभी लगा कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे मतलब देवबंद दारुल उलूम नहीं मतलब सिटी में या कहीं कोई ऐसी आप लोगों को लगा कि यहाँ पे उसकी ज़रूरत है? हमें तो समझ में नहीं आती है ये बात कि भाई क्यों ये आपको मतलब कोई ये इसका दफ्तर खोला जा रहा है। ये मेरा मतलब ये है कि ये आपको एक ज़रूरत वाला एक जगह वो लगा है ATS का यहाँ पर बनाया जाना, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक वो है और कुछ ये नहीं? हमारी तरफ से चाहे क्या नाम उसका ATS का दफ्तर खोल ले, चाहे कहीं का भी दफ्तर खोल ले, लेकिन हमारी तरफ से तो मेरे ख्याल में अपनी तरफ से। आपके जो VC हैं वो तो आज यहाँ पे है नहीं जी, बात VC वरना हम उनसे करते ये हैं। तो VC से ही बात कर सकते हैं। हाँ, उनसे हम बात करना चाह रहे थे। हमने ये कहा कि मतलब है कि कुछ बात आपसे करेंगे, तो मतलब है कि मैंने बात नहीं सही बात है, कोई ऐसी बात अलबत्ता नहीं। ये ATS वगैरह का ये सब जो है वो उनकी हुकूमत का काम है, हमारा काम तो है नहीं। वो जो जहाँ भी चाहें कहीं भी चाहें आप दफ्तर खुलवा सकते हैं। शुक्रिया। मदरसा दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1857 की क्रांति के संदर्भ में हुई। इस क्रांति में मुगल मुस्लिम शासक को हटा दिया गया था और अनेक मुस्लिम संगठन या तो बंद हो चुके थे या दिशाहीन रूप में मौजूद थे। ऐसे में देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य भारत के मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करना था। इस संस्था को विश्व भर के मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को में विशेष स्थान प्राप्त हुआ था और इस्लामी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का एक विशेष स्थान है, जिसने पूरे क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को प्रभावित किया है। हम जिस इमारत की ओर बढ़ रहे हैं वो इमारत एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसे एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है। अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि वर्ल्ड में जो है 80% मुस्लिम्स देवबंद को मानते हैं, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा जी, वजह यह है कि देवबंद जो है थोड़ा मतलब है कि तालीम के एतबार से भी और जैसे आजकल माहौल है, हाँ, तो उसमें रोल नहीं लेता है, किसी मतलब चीज़ का रोल नहीं लेता दारुल इस ये रोल लेता है कि भाई हमें हमारी तालीम सही हो जाए जी, और बच्चों को किस तरह हम मतलब है कि आगे चलकर बड़े मतलब है कि उनको कहते हैं कि दूसरे के साथ मेल जोल रखना और पड़ोसी के साथ किस तरह पेश आना है नहीं, अच्छी अखलाक अच्छा तालीम अच्छी दी अच्छा। जाती है। एजुकेशन यहाँ पर किस तरह की एजुकेशन होती है कि वो इसमें मतलब केवल एक मजहबी वही इस्लामिक वो है या उसके अलावा बाकी उसके अलावा सब्जेक्ट भी भी पढ़ाए जाते हैं? बाकी सब्जेक्ट हैं। प्राइमरी का बिल्कुल 5 साल है, कंप्यूटर सिखाई जाती है और इंग्लिश की पढ़ाई होती है यहाँ पर जी, स्पोकन इंग्लिश वगैरह जी, ग्रामर वगैरह पढ़ाई जाती है। फिर 5 साल का कोर्स है, क्या नाम उसका, प्राइमरी कोर्स। स्कॉलर जैसे लेक्चरर बनते हैं, टीचर बनते हैं, वो किस तरह की होती है यहाँ पर? PhD वगैरह? हाँ, ये भी होते हैं, रिसर्च वर्क है। रिसर्च वर्क। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, आवास व पुस्तकों की सुविधा दी जाती है। दारुल उलूम में इस्लामी दर्शन, अरबी, फारसी, उर्दू की शिक्षा के साथ साथ किताबत जो हाथ से लिखने की कला होती है, दर्जी का कार्य व किताबों की जिल्दबंदी, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी व कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। ना क्लासरूम बंद होता है हमारे यहाँ जी, वहाँ पर कोई भी आकर के बैठ सकते हैं, चाहे पंडित जी हो, चाहे मतलब है कि कोई और हो, बैठ के
आराम से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब है कि उस्ताद ने नहीं, उस्ताद को पता भी नहीं चलेगा भाई ये कौन से साहब बैठे हुए हैं। वो अपना पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, है नहीं, समझाते रहेंगे बच्चों को। इसमें तालीम ऐसी तालीम होती है जो मजहबी तालीम तो है ही, क्योंकि मजहबी तालीम की वजह से मालूमात, जैसे हमें नमाज किस तरह पढ़ना है, रोज़ा किस तरह रखना है, जो बेसिक है इस्लाम में, बेसिक है इस्लाम में, वो सब पढ़ाई जाती है। और हमारे यहाँ यूँ कहते हैं कि पढ़ाई में है कि रास्ते से कांटे को हटा दो, ताकि आने वाले, पीछे आने वाले या बाद में आने वाले लोग जो है उनको तकलीफ़ होगी, चुभेंगे तो तकलीफ़ होगी ना कांटे। तो उससे कहते हैं कि ये ईमान में से है, हमारा मतलब है कि मजहबी अक़ीदा है। लेकिन फिर कुछ लोग जो है ये टेररिज्म और इसकी राह पे बढ़ जाते हैं, उन्हें ये गलत एजुकेशन कौन लोग देते हैं? गलत एजुकेशन कोई नहीं देता, ये अपनी अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। नहीं, जैसे पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सभी जो है टेररिज्म की चपेट में है, एक तरह से आप देखें तो। जी, पाकिस्तान है, अभी अफ़गानिस्तान में इतना मामला हो रहा है, जी। तो इसकी क्या वजह है? क्या मतलब जैसे कोई एक गांधी आ गए थे कि भाई जिन्होंने एक शांति का संदेश दिया, क्या आप नहीं समझते कि किसी ऐसे शख्स की आने की ज़रूरत है जो सब युवा पीढ़ी को समझाए कि भाई गलत रास्ते पर मत जाओ? आप पढ़ाई के दौरान तशरीफ लाएंगे जी, तो पता चल जाएगा कि भाई यहाँ कौन सी तालीम। नहीं, मैं यहाँ की तालीम की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि जो युवा पीढ़ी भटक रही है रास्ते से और हथियार उठा रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं, ये उन्हें समझाने के लिए अब आप लोग भी कुछ इसमें इनिशिएट कीजिए कि उन्हें हमारे इस्लाम में हिंसा जो है, हिंसा जायज़ नहीं है जी। उसे हराम कहते हैं। हराम किसे कहते हैं? उसे छूना, उसे मतलब है कि बिल्कुल उसे हम छू ही नहीं सकते, दूर उस काम को छू ही नहीं सकते हम जी। वरना तो हमें जो है भगवान पकड़ेंगे, अल्लाह पकड़ेंगे। सही बात, पकड़ेंगे कहाँ? नरक में भेजेंगे हमें। तो ये मैसेज उस युवा पीढ़ी तक क्यों नहीं जाता जो गलत राह पे जा रही है? मैसेज जाता है तो फिर ये अपनी मर्जी का मालिक हो जाते हैं ना, फिर मतलब है कि किसी की नहीं सुनते। आप संदेश यहाँ से सबसे पहले हिंदुस्तान से जब संदेश इस बारे में फतवा नहीं जारी करते दारुल उलूम के भाई ऐसा मत करो, शांति की राह पे चलो। शांति हर वक्त जो है, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने शांति का संदेश दिया है। उन्हीं के राह पर चलते हैं हमारे मौलाना लोग, मुफ्ती लोग, वो लोग शांति का संदेश देते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में टेररिज्म के खिलाफ अगर वो क्या है, यानी क्या ना जलसा क्या है जी, तो दारुल उलूम देवबंद ने किया है। ये कब हुआ था? ये मुझे लगता है तकरीबन 13-14 साल पहले हुआ। क्या हुआ था उसमें? क्या उसमें मतलब एंटी टेररिज्म क्या कॉल हुआ था उसमें? ये एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस। अच्छा जी। तो उसमें कौन लोग आए थे? क्या किन लोगों ने उसमें? इसमें तो बहुत लोग आए थे, बड़े बड़े मजहबी लोग आए थे, और क्या नाम उसका, हिंदू भाई, पंडित वगैरह सब आए थे। तो उसमें क्या कुछ मैसेज दिया गया था इस तरह का? क्या उसमें कोई इस तरह का जो कहते हैं कि एक पेपर कोई जारी किया गया था कि भाई ऐसा? उसमें तो आप पूरी तरह से किताबें छपी हुई हैं जी। जमीयत उलमा हिंद ने भी मेरे ख्याल में छापा है, और आप नेट पे देखेंगे तो इस वक्त भी यूट्यूब में मौजूद होगा, उसकी तकरीर हो रही है। अच्छा जी। अभी जैसे अभी एक अफ़गानिस्तान में माहौल चल रहा है, सब लोग भगदड़ मची हुई है, अफ़गानिस्तान वाले भी बाहर भाग रहे हैं, सब आ रहे हैं, और दूसरे कंट्रीज़ भी इसमें उनकी हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस सीन पे आप क्या कहते हैं? ये जो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मतलब है कि हमारा मसला ही नहीं है ये हिंदुस्तान, वैसे भी दूसरे देश का मामला है, दूसरे देश का मसला है, इसलिए हम जो है इसमें हम मतलब मैं नहीं बोलता हूँ, विची साहब बोलेंगे इस सिलसिले में। वो सही बात है। दारुल उलूम का ये मुख्य प्रशासनिक भवन है, जहाँ पर ऊपर की तरफ जहाँ घड़ी लगी हुई है वहाँ पर वीसी बैठते हैं, और ये उस एक मस्जिद का अंदर का दृश्य है जहाँ पर हजारों की संख्या में बैठकर छात्र व दूसरे मुसलमान लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घड़ी लगाई गई है जो नमाज के समय को और आने वाली नमाज के समय को बड़े अच्छे तरीके से दिखाती है। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये पूर्णतः एयर कंडीशनड है और दीवारों पर चारों तरफ एसी लगे हुए नज़र आते हैं। इसमें अंडरग्राउंड एक कक्ष भी है। इसके अलावा दारुल उलूम के बाहर जब आते हैं तो ये एक मार्केट नज़र आता है जहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें मिलती हैं। इसमें उर्दू की किताबें भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा
विदेश से जो इत्र लाए जाते हैं तरह तरह के, उनकी दुकानें भी यहाँ पर हैं। आसपास कोई ख़ास गंदगी नज़र नहीं आती, व्यवस्थित नज़र आता है। यहाँ पर ये देखिए, ये वो मस्जिद है जिसके अंदर मैंने आपको अभी दिखाया था कि अंदर एसी लगा हुआ है और बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। और ये वो है बाहर से जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वो लाइब्रेरी है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा की जाती है। और इस लाइब्रेरी को एक बहुत ही बड़ा स्थान मुसलमानों में प्राप्त है वर्ल्ड लेवल पर। एशिया की ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी बताई जाती है। इसके अलावा देवबंद के दारुल उलूम के आसपास कुछ छोटे छोटे अन्य मदरसे भी बने हुए हैं जहाँ पर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो जलवा देवबंद में दारुल उलूम का है वो किसी और चीज़ का नहीं है। दारुल उलूम के और अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग ही कल्चर, एक सभ्यता देखने को मिलती है। आपको किसी से भी सड़क पर किसी का रास्ता पूछना हो तो बड़ी तहजीब से और तमीज़ से लोग आपके सामने पेश आते हैं। फ़िलहाल तो यही नज़र आता है कि देवबंद में आप ATS का सेंटर बना लें, चाहे कुछ भी बना लें, लेकिन देवबंद की जो असली कल्चरल विरासत ये है कि यहाँ पर एक सिरे पर त्रिपुर बालाजी देवी का सुंदरी का मंदिर है और दूसरी ओर कोने पर यहाँ पर दारुल उलूम है जहाँ पर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। तो आज देवबंद के सफ़र में हमने दो चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीके से देखा। इसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि हमने यहाँ पर जो माता की सिद्धपीठ है त्रिपुर बालाजी सुंदरी का मंदिर, उसको देखा। वहाँ के हमने जो पुरोहित जी हैं उनसे मुलाकात की। इसके बाद हमने दारुल उलूम देवबंद, जो कि इस्लामिक संस्था है वर्ल्ड फेम, उसका दौरा किया और वहाँ के जो मुअज्जिज साहब हैं उनसे हमने मुलाकात की। इन सभी लोगों ने इस चीज़ को कुछ खास तवज्जो नहीं दी कि देवबंद में ATS का कोई सेंटर बनाया जा रहा है। उन लोगों का मानना था सभी का कि ये एक सियासी फ़ैसला है और इस फैसले का यहाँ के लोकल लोगों से, यहाँ की हारमनी से, यहाँ के सद्भाव से कोई लेना देना नहीं है। और माहौल यहाँ पर बिल्कुल ओके है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ मिलकर रहते हैं और अगर यहाँ पर ATS का सेंटर नहीं भी बनाया जाता तो कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। बहरहाल अब ATS का सेंटर बना दिया गया है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि देवबंद की पहचान दारुल उलूम से बनेगी, त्रिपुर बालाजी सुंदर मंदिर से बनेगी या फिर ATS सेंटर से बनेगी। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और लाइव अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और हमेशा देखते रहें हर्ष की बात लाइव। हम उत्तर प्रदेश के चुनावों को बड़े लेवल पर कवर करने जा रहे हैं, जिसकी एक ये छोटी सी शुरुआत है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।